हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ और आज इस चैप्टर पर मेरा तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे पहले 2 लेक्चर जो मैंने इस चैप्टर पर दिए हैं वो नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को देख लें और उसके बाद आप इस लेक्चर पर आएँ। ऐसा करने से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। आप जानते हैं कि ये मेरा तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर पर। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में मैंने आपको सेट्स का इंट्रोडक्शन दिया है और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि सेट्स को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर 1 थी हमारी रोस्टर फॉर्म एंड नंबर 2 थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। सेट नंबर 1 है हमारा, जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, या हम इसको नल सेट भी कह सकते हैं, या हम इसको वॉइड सेट भी कह सकते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, यानी एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? एम्प्टी सेट का मतलब होता है ए सेट इज सेड टू बी एन एम्प्टी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसको डिनोट करने के लिए ये वाला सिंबल है जिसको हम बोलते हैं फाई, और या हम इस तरीके से सिर्फ 2 ब्रैकेट लगा दें तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 नोट लिखे हैं आपके लिए। पहला नोट है कि इन रोस्टर फॉर्म वी डिनोट एम्प्टी सेट बाय ब्रैकेट्स। तो इस तरह हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ये एम्प्टी सेट को डिनोट करेगा। लेकिन अगर हम एम्प्टी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको डिनोट करने के लिए हमें फाई यूज करना पड़ता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे सपोज एक सेट है ए, इसके अंदर मैं लिखा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का जो आंसर होगा, यानी एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करें, चाहे आप नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें या फ्रैक्शन में पुट करें, क्योंकि एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, तो आपका आंसर क्या -2 आ सकता है? बच्चे कह रहे हैं कि सर कभी भी आंसर स्क्वायर का नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मुझे सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर मैं किसी सेट के अंदर 0 लिख दूं तो क्या ये सेट एम्प्टी सेट कहलाएगा? बच्चे कह रहे हैं कि सर ये सेट एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वाली बात को समझ गए हैं कि एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इवन 0 भी नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड टाइप के सेट पर, जिसका नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है ए सेट इन विच देयर इज ओनली वन एलिमेंट, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक सेट है ए जिसके अंदर एक एलिमेंट है जैसे 2, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक सिंगलटन सेट कहलाएगा। जैसे एक सेट है बी जिसके अंदर लिखा हुआ है x इज सच दैट कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 7। तो आप जानते हैं कि x क्योंकि एक नेचुरल नंबर है और x ग्रेटर देन है 5 से और लेस देन है 7 से, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, यानी सेट बी के अंदर जो एलिमेंट अवेलेबल है वो है ओनली 6। तो जो सेट बी है ये एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम समझते हैं हमारे थर्ड टाइप के सेट को, जिसका नाम है फाइनाइट सेट। ए सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट इफ इट इज ईदर वॉइड सेट। एक सेट को हम फाइनाइट सेट तब कहते हैं या तो वो एक वॉइड यानी कि नल सेट हो, और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड और काउंटेड बाय नेचुरल नंबर्स एंड टर्मिनेट एट ए सर्टेन नेचुरल नंबर।
और या फिर हम उसको फाइनाइट सेट तब कहेंगे जबकि हम उसके एलिमेंट को लिस्ट कर सकें और उनको हम काउंट भी कर सकें नेचुरल नंबर में, और उसके जो एलिमेंट हैं वो सर्टेन नेचुरल नंबर पर टर्मिनेट होने चाहिए। चलिए मैं इसको एग्जाम्पल के रूप बताता हूँ आपको। सपोज मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17। तो ये कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने ये पता कर लिया कि इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। तो डेफिनेशन ने यही कहा है कि हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर काउंट कर सकते हैं तब तो वो फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, अदरवाइज नहीं है। तो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक सर्टेन नेचुरल नंबर पर टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? एक फाइनाइट सेट है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज मेरे पास सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं राम, श्याम, मोहन। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं। देखिए एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। ठीक है ना? तो ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको दोनों, ये फाइनाइट सेट के एग्जांपल है। अब एक बात और फाइनाइट सेट के रिगार्डिंग, और वो ये है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अब ये कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, अब इनको समझ लेते हैं। द नंबर n इन द अबव डेफिनेशन, ये जो मैंने बताया था n, इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट A एंड इट इज डिनोटेड बाय Na। देखिए ये जो सेट A है हम इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, और इसमें कितने एलिमेंट हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम ये कहेंगे कि जो सेट A है उसके जो कार्डिनल नंबर हैं वो हैं 9, और जो सेट बी है उसके कार्डिनल नंबर कितने हैं? वो देखिए वो है 1 2 3, तो उसके कार्डिनल नंबर 3 है। यानी n का मतलब 9 है और n का मतलब 3 है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? वो है 9, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं? वो हैं 3। तो हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कार्डिनल नंबर को। चलिए अब हम समझते हैं इनफाइनाइट सेट को। ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर्स, यानी एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम नेचुरल नंबर में काउंट नहीं कर सकते। यानी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर 10 एलिमेंट हैं, 50 एलिमेंट हैं, हम ये बता ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा टू बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसको मैं लिखता हूँ कि x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, तो ये जो सेट मैंने लिखा है ये लिखा है मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं रोस्टर फॉर्म में तो मेरा सेट हो जाएगा सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अभी मैं एलिमेंट कहाँ तक लिखूं, क्योंकि मुझे ये तो बताया नहीं है कि नेचुरल नंबर मुझे कहाँ पर एंड करने हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा डैश डैश। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट का, बिकॉज मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या हम फाइनाइट सेट को भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बच्चों, हम इस फाइनाइट सेट को भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे। सेट ए इज इक्वल टू पूछ सकते हैं कि एक्स इज सच दैट एक्स इज, और मुझे बताइए कि ये जो सेट है इसमें क्या खास बात आपको नजर आ रही है। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जो एलिमेंट्स हैं ये ऑड नंबर्स हैं, तो बस आप ये लिख दीजिए कि एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। लेकिन अगर बस इतना लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना? तो हमें इसके बाद भी लिखना पड़ेगा ताकि हम 17 पर अपने सेट को टर्मिनेट कर दें। तो आप यहां लिखिए लेस देन 19। तो ऐसा लिखने से अब ये सेट आपका फाइनाइट सेट हो गया है, क्योंकि हमें 19 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया है लेक्चर नंबर 2 में कि किस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म और किस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। तो आप एक बारी वो लेक्चर जरूर देख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ टाइप सेट्स का, जो कि है इक्विवेलेंट सेट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टू सेट्स ए एंड बी, ये दो सेट्स के नाम हैं, सेट ए एंड सेट बी। तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर 5 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अगर वो 5 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए और सेट बी इक्वलेंट सेट्स हैं। इक्वल नहीं, इक्वलेंट, यानी सेट ए इज इक्वलेंट टू बी। इक्वलेंट के लिए हम इस तरीके से सिंबल लगाते हैं और इक्वल के लिए हम सिंबल ये वाला लगाते हैं, तो दोनों में फर्क है ना। इक्वल के लिए ये सिंबल और इक्वलेंट के लिए ये सिंबल। चलिए अब हम आते हैं सिक्स्थ टाइप पर। ये है इक्वल सेट्स। नंबर 6 है हमारा इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ए मेंबर ऑफ सेट बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स होने चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, और मेरे पास एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 1, और एक मेरे पास सेट है सी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। और मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ए और बी इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। तो देखिए डेफिनेशन कहती है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए। तो सेट ए में एलिमेंट क्या है? 1 है, वो सेट बी के अंदर भी है। 2 है, वो सेट बी के अंदर भी है। 3 है, वो सेट बी के अंदर भी है। यानी ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर हैं। क्या सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेट ए के अंदर हैं? अगर ऐसा है तो सेट ए और बी इक्वल कहलाएंगे, अदरवाइज वो सेट इक्वल नहीं कहलाएंगे। 2 एक एलिमेंट है सेट बी का और वो सेट ए का भी एलिमेंट है। 3 सेट बी का एलिमेंट है, वो सेट ए का भी एलिमेंट है। 1 सेट बी का एलिमेंट है और वो सेट ए का भी एलिमेंट है। इसका ना ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर अवेलेबल हैं। तो इसका ना ये हुआ कि जो सेट ए है वो सेट बी के बराबर है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि क्या सेट ए और सेट सी दोनों बराबर हैं, चलिए चेक करते हैं। सेट ए का एलिमेंट है 1 और वो सेट सी में है। सेट ए का एलिमेंट है 2 और वो सेट सी के अंदर है। सेट ए का एलिमेंट है 3, वो सेट सी के अंदर है। यानी ए के सारे एलिमेंट तो सेट सी के अंदर हैं। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या सेट सी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं। चेक करते हैं। सेट सी का एलिमेंट है 1, वो सेट ए के अंदर है। सेट सी का एलिमेंट है 2, वो सेट ए के अंदर है। सेट सी का एलिमेंट है 3, वो सेट ए के अंदर है। सेट सी का एलिमेंट है 4, लेकिन वो सेट ए के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट सी। ठीक है, तो अगर सेट इक्वल हैं तो हम उनको ऐसे लिखेंगे, और अगर वो इक्वल नहीं है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। एक नोट है जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, आप इसको नोट करिए। नोट 1, द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, लेकिन सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 3 1। आप देख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ऑर्डर में नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स दोनों के सेम है। एक और नोट है, नोट नंबर 2, ये है 2 equal sets are equivalent sets, but 2 equivalent sets need not to be equal sets। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सेट A is equal to सेट B, मैं चाहूँ तो उसको सेट A is equivalent to सेट B भी लिख सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज मेरे पास एक सेट है D, इसके अंदर एलिमेंट है A B C। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वह हैं 3 एलिमेंट्स। सेट डी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी 3 एलिमेंट्स हैं। यानी जो सेट ए है वो इक्वलेंट है सेट डी के, बट सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट डी। तो ये वाली बात मैंने आपको नोट नंबर 2 में लिखी है कि दो सेट इक्वल हैं तो वो इक्वलेंट तो होंगे ही, लेकिन अगर दो इक्वलेंट सेट हैं तो वो इक्वल सेट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जाना कि 6 टाइप्स के सेट्स होते हैं।
हालांकि टाइप और भी हैं सेट्स की, जिनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, और इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस है हमारे एक्सरसाइज 1.2 में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के अराउंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।